हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण क्या होता है। इसके माध्यम से जो भी आपकी इमेजेस बनती है अलग अलग डिस्टेंस पर वस्तु को रख के, वो उसका रे डायग्राम कैसा होता है ये भी आपको यहाँ पे हमने बताया था। साथ ही साथ कॉन्केव मिरर के जो उपयोग है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की अगर बात की जाए तो उत्तल दर्पण भी आपका, जैसे कि आप जानते हैं, एक बड़े गोले का एक बड़ा जो है मिरर का गोला है, उसका एक भाग होता है। इसकी सतह भी कैसी होती है, कर्व होती है, मुड़ी हुई होती है। यहाँ पे जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, परावर्तक सतह जो होती है, वो उभरी हुई होती है। यहाँ पर आपकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। ये आपकी क्या है, परावर्तक सतह। और ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है इस साइड से पॉलिश किया जाता है, यानी जितना भी रिफ्लेक्शन होगा वो इस सतह पर होता है। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर जो है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इस पर पड़ने वाली किरण रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद डाइवर्ज हो जाती है, यानी बिखर जाती है। If the cut part of the hollow sphere is painted from inside, then its outer surface becomes the reflecting surface. क्या कहा गया है, अगर कट जो है बड़ा खोखला जो स्फीयर है, जो है दर्पण का जो स्फीयर है, उसे अगर हम उसके एक हिस्से को अंदर से पेंट कर दे और बाहर की सतह को परावर्तक सतह बना दें, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण कहते हैं। खोखले गोले के कटे हुए भाग को यदि अंदर से रंगा जाए तो उसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, ये भी एक बड़े कांच के गोले का भाग है और इसका जो भीतरी हिस्सा है उसे पेंट किया जाता है और जो उभरा हुआ या बाहरी हिस्सा है वह परावर्तक सतह होती है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की विशेषताएं यानी इसके गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये क्या है, एक प्रकार का अपसारी दर्पण है यानी डाइवर्जिंग। यानी इस दर्पण पर पड़ने वाली जो किरणें हैं, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, इसमें जितनी भी किरणें पड़ेंगी वो क्या हो जाती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी बिखर जाती। ठीक है, बिखर जाती है। ठीक है, तो a convex mirror is also known as diverging mirror, यानी उत्तल दर्पण एक क्या है, अपसारी दर्पण है। As this mirror diverges light rays when strike its reflecting surface, क्योंककि ये क्या करती है, इस पर जब भी किरणें पड़ती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती है, बिखर जाती है। Virtual erect and diminished images are always formed, यानी इस प्रकार के जो दर्पण हैं उनके द्वारा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, irrespective of the distance between the object and the mirror, यानी इस पर निर्भर नहीं करता कि जो दर्पण है और जो वस्तु है उनके बीच की दूरी कितनी है। एक उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है जब वे इसकी परावर्तक सतह से टकराते। वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी के बावजूद आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण के साथ बनता। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है, इन्हें आप नोट करें। अब हम बात करते हैं
रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। यानी यहाँ पर हम उत्तल दर्पण के माध्यम से जो किरण आरेख बनते हैं उनके कुछ नियम हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम फिर रे डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि जब भी आप वस्तु को जो है अलग अलग पोजीशन में रखते हैं, अलग अलग स्थिति में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज ए की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक किरण है जो कि आपकी कुछ इस तरीके से आ रही है कि वो सीधे आपके जो दर्पण है उसके फोकस में से गुजरे, टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला रूल है कि जब भी कोई किरण कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आती है, ये वाली, ठीक है, कुछ इस तरीके से आती है कि वो क्या करती है, आपकी जो दर्पण है उसकी परावर्तक सतह से टकराएगी। ठीक है, ये वाला है, ये वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक किरण आ रही है जो कि परावर्तक सतह से टकरा रही है और वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि वो फोकस की तरफ जाए। टकराने के बाद क्या होता है, जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो पहला रूल है वो यही है कि जब भी कोई किरण कुछ इस तरीके से आती है कि उसकी जो दिशा है वो फोकस की तरफ, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा ये है कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है और परावर्तक सतह पर से टकराती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो इस तरीके से जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है कि मानो वो फोकस से, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि सीधे गई, टकराई, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई तो जो परावर्तक जो किरण है वो कहाँ से आ रही है, ऐसा लग रहा है वो फोकस से आ रही है। अगला है, जब भी कोई किरण कुछ इस तरीके से दर्पण पे डाली जाती है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, मतलब कि उसका पथ कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो ऐसी जो किरण होती है वो जिस पथ से आती है उसी पथ से वो चली जाती है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइन है बेसिकली ये एक नॉर्मल है, यानी इस सतह के लिए क्या है, नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है। अगला क्या कहता है, अगला जो आपका है वो कहता है कि मान लीजिए एक किरण है जो कि पी बिंदु पे यानी पोल पे टकराती है, तो वो जो है इस मुख्य अक्ष पे एक एंगल बना लिया, एंगल आई, इसी एंगल से क्या होता है वो वापस चली जाती है, यानी एंगल आई बनाती है वो मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए इंसिडेंट होती है, अपतित होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो एंगल आर बनाकर क्या हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती, परावर्तित हो जाती। तो ये आपके 4 रूल है जिसके अनुसार हम सारे आपके जो किरण आरेख है उन्हें बनाए। आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं कि आप यहाँ पे रे डायग्राम यानी किरण आरेख किस तरीके से बनाए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो दर्पण के सामने कहीं पर पास में रखी गई। अब इस वस्तु से आपकी 2 किरणें निकलेंगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, दूसरी ऐसी होगी कि आपको लगेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या उसकी दिशा में जा रही। अब पहली किरण जैसे आपकी बीडी है वो डी बिंदु पर टकराई और फिर रिफ्लेक्ट हो, और जो बी बिंदु से दूसरी किरण आ रही है वो आई और फिर यहाँ पे टकराई और फिर वापस अपने पथ से चली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों किरण जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी वास्तविक तौर पर ये किरणें एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। अब हम क्या करेंगे, इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे एक्सटेंड करने के बाद हमें ये दोनों किरणें एक पॉइंट पर बी डैश पॉइंट पर मिलती हुई दिखती है, जो कि बी डैश ए डैश है, और ये क्या है, इमेज है, यानी प्रतिबिंब को दर्शा रहा है।
यानी जब भी वस्तु को हम पोल के और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं तो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किरणें वास्तविक रूप में एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, यानी कि यहाँ पे आपको जो किरण मिलती है वो वर्चुअल मिलती है, यानी ऐसा ऐसा प्रतिबिंब जो आपको दर्पण पे प्राप्त नहीं होता, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ जो है किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ दर्पण के भीतर ही देख सकते हैं। अब इमेज के बारे में बात करें तो इमेज आप देख सकते हैं सीधा है, आभासी है और छोटा। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिटी। तो अब आप लिखेंगे, पहले है ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी वस्तु की स्थिति, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल यानी अनंत तथा ध्रुव के बीच में। इमेज की पोजीशन देखिए तो कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी दर्पण के पीछे फोकस तथा ध्रुव के बीच में। अब नेचर की बात करें, नेचर कैसा है, वर्चुअल स्मॉलर डायरेक्ट यानी आभासी छोटा और सीधा। ठीक है, तो ये नेचर हो गया यानी प्रकृति हो गई प्रतिबिंब। ठीक, नेक्स्ट है कि जो प्रतिबिंब जो आपकी वस्तु है उसको कहाँ पे रखा गया है, इंफिनिटी यानी अनंत दूरी। अनंत दूरी पे वस्तु को रखा गया है। अब यहाँ अनंत दूरी से जो किरणें आएंगी वो समानांतर किरणें होंगी, तो वहां से आने वाली हमने एक समानांतर किरण ली है, डी बिंदु पे ये सतह पर टकराती है, फिर जो है आपकी डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज होने के बाद इस किरण को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो इमेज है वो फोकस से बन। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज की बात की जाए दर्पण के पीछे बन रही है जो कि आपको पर्दे पे प्राप्त नहीं होगी, तो इमेज कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, छोटा होगा, बिल्कुल बिंदु के आकार का होगा और सीधा होगा। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी वस्तु की स्थिति कहां पर है, एट इंफिनिटी अनंत दूरी पर। कहां पे बन रही है इमेज, बिहाइंड मिरर एट द फोकस यानी दर्पण के पीछे फोकस पर। अब प्रकृति की बात करें तो वर्चुअल पॉइंट है डायरेक्ट यानी आभासी बिंदु के आकार का और सीधा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका इस तरीके से नोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में, एक केस इंफिनिटी पे आपकी वस्तु रखी गई, एक केस जो कि पास में रखी गई है, दोनों केसेस में जो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी, छोटा और सीधा। तो ये इसके हमने पढ़ लिया है आपका किरण। अब इसकी इन प्रॉपर्टीज के कारण इसका अलग अलग उपयोग। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के उपयोगों के बारे में। सबसे पहला उपयोग है, इसका उपयोग रियर व्यू मिरर यानी पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। बेसिकली पार्श्व दृश्य दर्पण का क्या यूज होता है किसी भी वाहन में, ताकि आप पीछे का एरिया अच्छे से देख पाए, पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, पीछे का दृश्य कैसा है उसे देखने के लिए आप इसका उपयोग करें।
जब आप गाड़ी को बैक कर रहे होते हैं तब आप इसका उपयोग करते हैं, कोई पीछे से आ तो नहीं रहा है, ठीक है, ये सब चीजें आप इसी से देख। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि अभी हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी है कि आप वस्तु को कहीं पर भी रखें, पास या दूर, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ये क्या कर सकता है, ये बड़े एरिया का प्रतिबिंब एक छोटे से दर्पण पे बनाने में सक्षम है, जिस कारण जब हम इसका उपयोग रियर व्यू यानी पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं तो हम बैक का जो दृश्य है, पीछे का जो दृश्य है, वो आसानी से क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर्स ऑफ ऑल व्हीकल, यानी उत्तल दर्पणों का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में सारे वाहनों में किया जाता है। They give a larger view when compared to plane mirror. जब हम इसे प्लेन मिरर से कंपेयर करते हैं, समतल दर्पण से कंपेयर करते हैं, तो ये क्या करता है, एक बड़ा व्यू देता है दृश्य। We will need huge plane mirrors to cover the width seen through a convex mirror. हम क्या कर सकते हैं, हम जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे हम बहुत सारा जो पीछे का जो बैक का दृश्य है उसे हम देख सकते हैं, और इसका जो साइज है वो कैसा है, छोटा। सभी वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पणों में उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पणों की तुलना में वे बड़ा दृश्य देते हैं। बहुत छोटे आकार के उत्तल दर्पण के माध्यम से दिखाई देने वाली चौड़ाई को कवर करने के लिए हमें विशाल समतल दर्पण की आवश्यकता, यानी जितना एरिया हम एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं उतना अगर हमें एरिया कवर करना हो और एक समतल दर्पण से हम देखना चाहते हैं तो हमें बड़ा समतल दर्पण चाहिए, पर यहाँ पे एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर के माध्यम से हम उतना बड़ा एरिया देख पाते। इसीलिए वाहनों में रेयर व्यू मिरर के तौर पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट इसका उपयोग हम दुकानों में करते हैं। आपकी जो ज्वेलरी शॉप होती है, ठीक है, या बड़े हॉल्स होते हैं, वहां पर इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से कमरे में रखी हुई सारी वस्तुओं को यहाँ पे इस दर्पण के माध्यम से देखा जाए। इसको सीलिंग पर यानी छत पर लगाया जाता है, जिससे पूरी की पूरी दुकान का आपका व्यू मिल जाता है, ठीक है। तो सुरक्षा कारणों से भी इसका उपयोग किया जाता है। Convex mirrors are also used for security purposes in buildings, hallways, in shops, etc. यानी उत्तल दर्पण का उपयोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है, हॉल्स में, दुकानों में। In a shop, one security personnel can view a wide part of shop using convex mirror put on ceiling. क्या होता है, वहां उत्तल दर्पण जो कि सीलिंग पे लगाया गया है उसके माध्यम से पूरी की पूरी दुकान का एक बड़ा व्यू हमें मिलता है। Instead of having more than one security person, we can use multiple convex mirror on the ceiling. ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की जगह अगर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कर सकते हैं अलग अलग सीलिंग में, जिससे कि हम जो है दुकान को अच्छे से देख पाए। In hallways they are put at intersection of blind points, यानी हॉल में क्या किया जाता है, इनको ब्लाइंड पॉइंट में लगाया जाता है। In the corridors to improve the visibility for people walking there, ताकि कॉरिडोर से अगर लोग जा रहे हैं तो वो ठीक से देख। उत्तल दर्पणों का उपयोग हॉलवे, दुकानों आदि के निर्माण में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। एक दुकान में एक सुरक्षा कर्मी छत पर लगाए गए उत्तल दर्पणों का उपयोग करके दुकान के एक विस्तृत हिस्से को देख सकता है। एक से अधिक सुरक्षा कर्मी होने के बजाय हम
छत पर कई उत्तल दर्पणों का उपयोग कर सकते हैं। गलियारों में इन्हें चौराहों पर, गलियारों में अंधे स्थानों पर रखा जाता है ताकि वहां चलने वाले लोगों की दृश्यता में सुधार हो सके। ठीक है, तो ये इसका आपका दूसरा यूज है। इसका यूज हम सिक्योरिटी पर्पज में, हॉलवे में, शॉप में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग आपके रोड्स में, ठीक है, किया जाता है ताकि विजिबिलिटी को ठीक करा जाए। पार्किंग में भी इसका यूज किया जाता है ताकि जो भी व्यक्ति पार्किंग कर रहा है उसे गाड़ी को ठीक से पार्क कर सके, या अगर पार्किंग से बाहर निकाल रहा है तो उसे क्लियर हो कि पीछे कोई वाहन या कोई गाड़ी तो नहीं है। On roads, driveways, and alleys, there are convex mirrors angularly kept specially at curves and turns to improve visibility. यानी सड़कों में, ड्राइवे और गलियों में उत्तल दर्पण होते हैं जो दृश्यता में सुधार के लिए विशेष रूप से घुमावों और मोड़ों पर कोणीय रूप से रखे जाते हैं। They are also used in parking lots to make parking and taking out of parking easy. पार्किंग लॉट में इसका उपयोग किया जाता है ताकि ठीक से पार्किंग की जा सके, गाड़ियों को ठीक तरीके से रखा जा सके और आसानी से गाड़ियों को बाहर निकाला जा सके। The mirror helps them look out at any incoming traffic or vehicle. अब ये जो दर्पण होता है ये मदद करता है लोगों की ताकि वो गाड़ियों को ठीक तरीके से पार्क कर सके और गाड़ियों को पार्किंग लॉट से बाहर निकाल। तो ये इसका अगला यूज है। इसका अगला यूज है, इसका उपयोग हम आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी करते हैं। Convex mirrors are also used in making magnifying glasses. Two convex mirrors are placed back to back to create the magnifying effect. उत्तल दर्पण का उपयोग आवर्धक लेंस बनाने में किया जाता है। आवर्धित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दो उत्तल दर्पणों के पीछे की ओर एक के बाद एक रखा जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग आप उत्तल दर्पण के रूप में भी करते हैं। ठीक है, जो आपको उत्तल दर्पण है इसका उपयोग हम मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में भी करते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। नोट इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी किया जाता है। आपके जो टेलीस्कोप है वहां पर भी इसका रिफ्लेक्टर के तौर पे यूज किया जाता है। They are used in street light as they are good reflector of light, यानी इनका उपयोग जो है स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि अच्छे परावर्तक होते हैं। They increase the amount of light, this make it easier to light up street with low energy uses. ये क्या करते हैं, ये प्रकाश की जो मात्रा है उसे बढ़ाते हैं जिससे कम एनर्जी में भी जो है अच्छी लाइट मिल जाती है, जिससे एनर्जी का यूज कम हो जाता है। इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं। वे प्रकाश की मात्रा बढ़ाते हैं, इससे सड़कों को कम ऊर्जा के उपयोग से रोशन करना आसान हो जाता है। दे आर यूज इन टेलीस्कोप टू, यानी इनका उपयोग टेलीस्कोप में, दूरदर्शी में भी किया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। गोले दर्पण में आप साइन को कैसे लेंगे, कैसे आप अलग अलग क्वांटिटी, जो अलग अलग आपकी भौतिक राशियां हैं यहाँ पे, उनको आप कैलकुलेट करेंगे। उनके लिए सबसे पहले साइन की आवश्यकता, उसको ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण, यानी यहाँ पे हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण में आप साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे,
इसको हम डिस्कस करें। मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसकी ये परावर्तक सतह है, पीछे से पॉलिश किया गया है। अब ये जो बीच की लाइन है, जिसे आप क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, इसके ऊपर जो वस्तु रखी जाएगी उसकी हाइट आप हमेशा पॉजिटिव, यानी इसके ऊपर की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर आप वस्तु ले रहे हैं, उसकी हाइट ले रहे हैं, तो वो पॉजिटिव में आएगी, या इमेज की जो हाइट है वो यहाँ पे बन रही है तो वो भी पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, और अगर हम नीचे की बात करें, अगर मान लीजिए नीचे इमेज बन रही है, नीचे वस्तु रखी है, तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो नेगेटिव में होगी। नेक्स्ट, आपकी जो है किरण की दिशा ये होती है, इस दिशा में किरण होता है, जिस दिशा में किरण होती है उस दिशा को आप हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, यानी उसकी दिशा में जो भी आप दूरी लेंगे वो आप पॉजिटिव में लेंगे। वहीं अगर किरण की दिशा के विपरीत दिशा में आप दूरी लें, कुछ इस तरीके से, तो ये आप हमेशा नेगेटिव में लें। ऐसा ही बिल्कुल आपका उत्तल दर्पण में भी होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। ठीक है, किरण की दिशा में पॉजिटिव, किरण की विपरीत दिशा में नेगेटिव। तो ये यहाँ पे आपका साइन कन्वेंशन है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नोट कर। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, यानी एफ और आर के बीच में संबंध। यानी यहाँ पर हम फोकल लंबाई और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है इसकी हम बात। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फोकल लंबाई का जो दुगना होता है वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ट्वाइस होता है फोकस का या फोकल। ठीक है, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू आर अपॉन या F या R इक्वल्स टू ट्वाइस F। ये इसका क्या है फॉर्मूला। द रिलेशन बिटवीन focal length and radius of curvature R of a spherical mirror is that focal length is equals to half the radius of curvature। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R के बीच में संबंध यह है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर हो, यानी फोकस जो है वो फोकल लेंथ जो है वो R/2 होता है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं दर्पण सूत्र की। तो दर्पण सूत्र क्या है, ये एक फॉर्मूला है जिसमें आपका VU और S यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकल लंबाई के बीच में संबंध हो। तो ये इन तीनों के बीच में संबंध को दर्शा। तो इन अ रे ऑप्टिक्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आर रिलेटेड। रे ऑप्टिक्स में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकल लंबाई के रूप में संबंधित है। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये क्या है, ये आपका जो है मिरर फॉर्मूला है, यानी दर्पण सूत्र, जहाँ पे u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी, v क्या है इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है फोकल लेंथ, r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स में। तो बच्चों आज हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये हमने डिस्कस किया, इसके उपयोग भी देखे। साथ ही साथ हमने आर और एफ के बीच में संबंध देखा और यू वी और एफ के बीच का संबंध जो कि आप जो है दर्पण सूत्र से दर्शाते हैं, ये भी देखा। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इनको रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।